गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाई एंड आज से हम शुरू करेंगे हमारा फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज का सिलेबस सेमेस्टर 6 बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड फिलोसफी। ये हमारा एक DSc है, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब देयर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं और हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे गॉटलॉफ फ्रेगे का आर्टिकल ऑन सेंस एंड रेफरेंस विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसका थोड़ा सा रिलेशन देखिए, एक कनेक्ट तो रहता ही। हम एक ही फिलोसोफर को पढ़ रहे हैं, तो हमने प्रीवियस सेमेस्टर में सेमेस्टर 5 में हमने गॉटलॉफ फ्रेगे का द थॉट अ लॉजिकल इंक्वायरी पढ़ा था। इस सेमेस्टर हमको ऑन सेंस एंड रेफरेंस है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नोशन फ्रेगे हमको पुट करते हैं एंड it's quite interesting to know what he has to say about different things. So यहाँ पर इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल आर्टिकल मैंने जितने भी मेन पॉइंट्स है जिससे हमारा पूरा आर्टिकल कवर हो जाएगा वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। सो नाउ व्हाट फ्रेगे स्टार्ट्स विद इज देयर आर टू काइंड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है, वो बोलते हैं देयर इज वन थिंग इज a प्लस a इक्वल्स टू a सॉरी, एंड देयर इज अनदर थिंग इज a इक्वल्स टू b। तो अब यहाँ पर जो हमारा a इक्वल्स टू a अगर एक प्रोपोजिशन हम देखें, ये एक a प्रायरी प्रोपोजिशन है क्योंकि दिस इज इंट्यूटिव। ये इसके लिए हमको किसी भी तरह से किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, किसी और एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस या सेंसेशन या परसेप्चुअल नॉलेज की जरूरत नहीं है। a इक्वल्स टू a, एनीथिंग इज इक्वल टू एनीथिंग, हमें ये बहुत अच्छा तरीके से पता है। सो इसमें दिस इज a प्रायर नॉलेज। जैसे कि कांट भी ये चीज बोल रहे, इसको एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट भी बोलते हैं। आइडेंटिटी स्टेटमेंट बिकॉज इट इज आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, आइडेंटिकल स्टेटमेंट सॉरी, समथिंग इज आइडेंटिकल टू इटसेल्फ, तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है। इट इज वेरी क्लियर लाइक A table is a table, table equals to table। तो ये जो है एनालिटिक प्रोपोजिशन है। एनालिटिक प्रोपोजिशन कौन से होते हैं कि जिसमें जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट में कोई नया एडिशन नहीं करे। तो यहाँ पर A is A, यहाँ पर जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट में कोई भी नई तरीके का एडिशन नहीं करे। सो दिस इज एन एनालिटिक प्रोपोजिशन अकॉर्डिंग टू कांट एज वेल। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरे फॉर्म के प्रोपोजिशन है विच आर A इक्वल्स टू B। अब A इक्वल्स B है, ठीक है, a इक्वल्स b जो है वो a पोस्टीरियोराई प्रोपोजिशन है क्योंकि इसमें b जो है वो, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एक एग्जाम्पल ले, नरेंद्र मोदी इक्वल्स टू नरेंद्र मोदी, ओके ये बात तो ठीक है, लेकिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इक्वल्स टू नरेंद्र मोदी, a इक्वल्स टू b। अब दिस इज वेरी एविडेंट, दिस इज वेरी क्लियर, लेकिन ये जो a इक्वल्स टू b हमारे पास फॉर्म है, द प्राइम मिनिस्टर इक्वल्स टू नरेंद्र मोदी, यहाँ पर हमें एक ऐसे प्रोपोजिशन मिला है विच इज a पोस्टीरियर है क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्रेडिकेट है वो सब्जेक्ट में नया एडिशन कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट में को मैग्नीफाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट की जो पूरी नॉलेज है उसमें एक नया एडिशन कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि a इक्वल्स टू b जो है वो एक्सटेंड कर रहे हैं हमारी नॉलेज को, और इसलिए ये a पोस्टीरियोराई प्रोपोजिशन है। तो अगर हम कहते हैं कि एक चीज का रिलेशन उसके खुद से है, यानी a इक्वल्स टू b एंड इंडीड वन इन विच ईच थिंग स्टैंड्स टू इटसेल्फ बट टू नो अदर थिंग, वो वन थिंग इक्वल्स टू वन थिंग। और a इक्वल्स टू b से जो हम बोल रहे हैं उसमें a एंड b जो है, अब a और b जो है वो बेसिकली साइन है, which is A equals to B seems to be the signs or the names designating the same thing। तो यहाँ पर हम देखिए A equals to B, उसमें वो दोनों ही एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इक्वल्स टू नरेंद्र मोदी, दोनों ही उस पर्सन नरेंद्र मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो पर्सन है उनके लिए हमने दो साइंस का यूज किया है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी। सो ये डिफरेंस जो है वो दोनों के बीच में आ जाता है। तो A इक्वल्स टू B जो है नो लॉन्गर रिफर टू द सब्जेक्ट मैटर बट ओनली टू इट्स मोड ऑफ डेजिग्नेशन। तो A इक्वल्स टू B इज एब्सोल्युटली सेम एज A इक्वल्स टू A। जैसे a इक्वल्स टू a है वैसे a इक्वल्स टू b है, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना आ जाता है कि a इक्वल्स टू b जो है उसमें हम अलग तरह से डेजिग्नेट कर रहे हैं, अलग तरह से कॉल कर रहे हैं, अलग तरह से उसको एक नेम हमने दे दिया है किसी भी ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर जो है फ्रेगे डज इज ही विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एक डायग्राम के थ्रू हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है मैं पहले पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम एक डायग्राम से समझेंगे कि इस पैराग्राफ का एक डायग्राम है जो हमें यहाँ पर नहीं दिया है। ABC जो है वो लाइन्स है, बेसिकली ABC एक ट्राइंगल है एंड उसके जो मिड पॉइंट है ट्राइंगल के साइड्स के वो ऑपोजिट पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हैं। अब A और B के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और B और C का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो दोनों सेम है।
So we have different designations for the same point. तो point of intersection of A and B and point of intersection of B and C, ये दोनों सेम ही नाम है, दोनों मतलब डिफरेंट नाम है referring to the same point. तो यहाँ पर mode of presentation दोनों का अलग है, hence the statement contains actual knowledge. अब हम यहाँ पर जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं. Okay, तो what this diagram is trying to tell us this, we have one triangle जिसमें एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है. तो दिस इज अ वेरी रफ डायग्राम ऑफ कोर्स. तो अब ये वाला जो एक लाइन है, दिस इज लाइन बी एंड सी, दिस इज लाइन ए एंड बी. तो हम बोल रहे हैं कि अब जैसे कि यहाँ पर यू नो दिस इज पॉइंट ए, दिस इज, और ये एक और लाइन है. सो दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी. हमारे पास 3 पॉइंट्स है. तो अब ये लाइन ए और ये है लाइन बी. ओके, तो नाउ लेट्स सी. फर्स्ट वी हैव दिस इज लाइन ए एंड दिस इज लाइन बी. लाइन ए और बी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस पॉइंट. फिर उसके बाद हमारे पास है दिस इज लाइन सी एंड दिस इज लाइन बी. तो पॉइंट लाइन बी एंड सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस. तो अगर हम देखें लाइन ए एंड बी और लाइन बी एंड सी दोनों का पॉइंट इंटरसेक्शन जो है वो ये वाली लाइन है, विच इज द एग्जैक्ट सेम लाइन. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल अस इज दैट इट्स द सेम थिंग, द बोथ ऑफ देम आर द सेम थिंग, लेकिन दोनों को हम अलग अलग नामों से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट इज नेचुरल नाउ टू थिंक ऑफ देयर बीइंग कनेक्टेड विथ अ साइन. एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, सेम पॉइंट को रेफर करें लेकिन उसको दो हम अलग नामों से बुला रहे हैं. बिसाइड्स दैट टू विच द साइन रेफर्स, विच मे बी कॉल्ड द रेफरेंस ऑफ द साइन. तो रेफरेंस क्या होता है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट जिसको वो साइन रेफर कर रहा है. ऑल्सो व्हाट आई शुड लाइक टू कॉल द सेंस ऑफ द साइन, wherein the mode of representation is connected. In our example, accordingly, the reference of the expressions, the point of intersection of A and B and the point of intersection of B and C would be the same, but not their senses. The reference of evening star would be the same as the morning star, but not the sense. तो फ्रेगे क्या करते हैं, philosophy of language में लैंग्वेज की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए व्हाट फिलोसफी डज इज, व्हाट फ्रेगे डज इज, वो एक न्यू मोड इंट्रोड्यूस करवा देते हैं विच इज द सेंस. तो रेफरेंस इज व्हाट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट एंड सेंस मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को हम कैसे रेफर करें. अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल तो इस ट्राइंगल का दिया, फ्रेगे हमें एक और एग्जाम्पल देता है, द एग्जाम्पल ऑफ मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. तो जो प्लैनेट वीनस है ये हमें सनसेट के टाइम पे, अर्ली सनसेट अर्ली टाइम लाइक डस्क, डॉन एंड डस्क दोनों के समय हमको सनराइज एंड सनसेट, दैट इज डॉन एंड डस्क, दोनों के समय पे हमें एक बहुत ब्राइट सा स्टार काइंड ऑफ दिखता है विच इज द मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार. तो इट इज द सेम थिंग, इट इज द प्लैनेट वीनस ओनली. लेकिन हम उसको मॉर्निंग स्टार क्यों बुलाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग हमें दिखता है डॉन के समय पे. एंड देन हम उसको इवनिंग स्टार बुलाते हैं, हम उसको बिल्कुल थोड़े से बिल्कुल व्हेन देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन द डे टू द नाइट, जो इवनिंग पीरियड होता है जैसे सनसेट का समय विच इज द डस्क टाइम, तो उस समय भी हमको ये प्लैनेट दिखता है. तो हम इसको मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, इवनिंग स्टार भी बोलते हैं अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगर मॉर्निंग में दिख रहा है तो वी कॉल इट द मॉर्निंग स्टार, इवनिंग में दिख रहा है तो वी कॉल इट द इवनिंग स्टार. नाउ यहाँ पे what is the difference is, what is our reference, ये समझने की जरूरत है कि रेफरेंस हमारे पास क्या है. रेफरेंस इज द प्लैनेट वीनस विच इज द एक्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसका सेंस क्या है, इवनिंग स्टार एंड द मॉर्निंग स्टार. सो द मॉर्निंग स्टार इज इक्वल टू द इवनिंग स्टार. ये चीज हमें पता है क्योंकि दोनों के ऑब्जेक्ट सेम है. तो सेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, सॉरी सेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसके रेफरेंस जो है वो सेम हो सकते हैं. So it is clear from the context that by sign and name I have understood by any designation representing a proper name, which thus has as its reference a definite object. So हमारे पास है एक है proper name जो उसका उसका नेम है. Then there is sense which is its mode of representation, कि हम उसको कैसे represent करें. तो जैसे Venus is the प्रॉपर नेम, उसका मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या है, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, और उसका रेफरेंस क्या है, द एक्चुअल वीनस प्लैनेट, दैट इज द रेफरेंस. तो ये 3 चीजें जो है वो फ्रेगे इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, दैट द प्रॉपर नेम, देन द सेंस एंड देन द रेफरेंस. सो द प्रॉपर नेम इज लाइक फॉर एग्जाम्पल Venus, which is the proper name, उसका जो नाम है. Then sense, यानी उस नाम को हम कितने अलग तरह से, तो the Venus can also be kind of a sense. Venus भी एक sense ही है उसका, उसको एक designate कर रहे हैं हम उस ऑब्जेक्ट को.
द वीनस, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, द वीनस प्लैनेट, द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, ये तीनों चीजें जो है वो, ये तीन चार बहुत सारे अलग अलग सेंसेस हो सकते हैं, और रेफरेंस जो होता है उसका एक ही है, विच इज दैट एक्चुअल प्लैनेट जिसकी हम बात कर रहे हैं. Now the same sense has different expressions in different languages or even in the same language. तो एक ही सेंस जो है वो अलग अलग तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में या फिर सेम लैंग्वेज में भी. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू नो लेट्स फॉर एग्जाम्पल से कि या तो बुक, ठीक है, बुक एक्चुअल ऑब्जेक्ट है. अब बुक का सेंस हिंदी इंग्लिश में अलग हो सकता है, बुक किताब हो सकती है हिंदी में. तो यू नो बुक का एक सेंस जो है वो अलग लैंग्वेजेस में अलग हो सकता है, ठीक है, मतलब उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट हो सकता है. ऑब्जेक्ट सेम है बुक ही, लेकिन उसको एक्सप्रेस हम इंग्लिश में किस नाम से कर रहे हैं, हिंदी में किस नाम से कर रहे हैं. फिर सेम लैंग्वेज में भी उसका सेंस डिफरेंट हो सकता है. जैसे किताब और पुस्तक, वैसे तो किताब एक उर्दू शब्द है, लेकिन हम किताब को कई अक्सर यू नो हिंदी में भी जैसे एक तरह से हिंदी का भी पार्ट हम यूज कर लेते हैं. तो एक तरह से किताब और पुस्तक दोनों ही सेम लैंग्वेज में, एक तरह से अगर हम सोचे तो सेम लैंग्वेज में यू नो डिफरेंट एक्सप्रेशन है एक ही चीज के लिए. बट दिस इज नॉट टू से दैट टू द सेंस देयर ऑल्सो करेस्पॉन्ड्स अ रेफरेंस. तो हर बार अब यहाँ पर उसको क्लैरिफाई करते जा रहे हैं फ्रेगे सेंस के कॉन्सेप्ट को. तो फ्रेगे जो है वो एक चीज और बोल रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि हर बार किसी ना किसी सेंस का रेफरेंस भी होगा. सेंस पूरी तरह से मीनिंगफुल हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं उसका रेफरेंस हो. जैसे यहाँ पर व्हाट एग्जांपल डज इट गिव इज द सेलेस्टियल बॉडी मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द अर्थ. एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी स्पेस में, एक ऐसी बॉडी जो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर है. अब अभी तक उसका कोई ऑब्जेक्ट हमने डेजिग्नेट नहीं किया कि ऐसी कौन सी सेलेस्टियल बॉडी, प्लैनेट, स्टार, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी बॉडी है जो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर है. वी डोंट नो दैट येट. लेकिन ये कंप्लीटली मीनिंगफुल सेंटेंस है. इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि एक ऐसी बॉडी जो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर है, लेकिन एक्चुअल में वो बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती है. सो सेंस होना पॉसिबल है. तो यहाँ पर हम सेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं कि सेंस के अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं, अलग लैंग्वेजेस में भी, सेम लैंग्वेज में भी अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं. सेंस जो है वो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. सेंस जो है वो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सेंस का रेफरेंस होना जरूरी है. तो जब हम बोलते हैं किसी एक सेंस के बारे में तो जरूरी नहीं है कि उसका एक रेफरेंस होगा ही होगा. जैसे हमने सेलेस्टियल बॉडी की केस में देखा कि एक ऐसी बॉडी विच इज मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द अर्थ, तो ये कंप्लीट सेंस बना रही है. दिस इज अ परफेक्टली मीनिंगफुल सेंटेंस. तो ये सेंस अगर हम इसका देखें इज कंप्लीटली परफेक्ट कि हाँ एक ऐसी बॉडी जो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर है, लेकिन इसका रेफरेंस कोई नहीं है. So in order to speak of the sense of an expression A, one may simply use the phrase the sense of the expression A. अब यहाँ पर हमारे पास दो चीजें हैं, 4 different things basically. हमारे पास रेफरेंस है, सेंस है. अब रेफरेंस में हमारे पास एक इनडायरेक्ट रेफरेंस और कस्टमरी रेफरेंस. देन हमारे पास सेंस में है कस्टमरी सेंस एंड इनडायरेक्ट सेंस. तो अब देखो हम जब बोल रहे हैं ए, ठीक है, तो जब हम एक्सप्रेशन ए की बात कर रहे हैं तो in order to speak of the sense of an expression A, one may simply use the phrase the sense of the expression A. In reported speech, one talks about the sense, example of another person's remarks. So it is quite clear that in this way of speaking, words do not have their customary reference but designate what is usually their sense. In order to have a short expression, we will say in reported speech, words are used indirectly or have their indirect reference. We distinguish accordingly the customary from the indirect reference of a word and its customary sense from its indirect sense. The indirect reference of a word is accordingly its customary sense. Such exceptions must always be borne in mind if the mode of connection between sign, sense and reference in particular cases is to be correctly understood. The reference of and the sign of the reference and sense of a sign are to be distinguished from the associated idea. तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने कस्टमरी एंड इनडायरेक्ट सेंस, कस्टमरी और इनडायरेक्ट रेफरेंस के बीच में डिफरेंशिएट करें. जैसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल कि जब हम किसी और के वर्ड्स को कोट कर रहे हैं कि उसने ऐसा बोला, जैसे हमने जैसे यू नो व्हेन आई से फॉर एग्जांपल आई से द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है. When I am saying this sentence, let's suppose to one another person, ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि किसी ने मुझसे पूछा where is the book and I say the book is on the table. तो यहाँ पर जब मैं टेबल की बात कर रही हूँ, this is a customary reference.
मैं डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रही हूँ, सो दिस इज द कस्टमरी रेफरेंस। लेकिन जब मेरी बात को कोई दोहरा के बोलेगा, फॉर एग्जाम्पल अ थर्ड पर्सन वुड से दैट दिस पर्सन हैज सेड दैट द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. Okay, let's say there are three people, Rohan, Rohit and Priya. Okay, just a very random example off the top of my head. So Rohan, Rohit and Priya. Now let's say Rohit and Priya are talking to each other. तो प्रिया ने रोहित से पूछा, रोहित where is the book? रोहित ने बोला the book is kept on the table. ओके तो ये हुआ जब रोहित ने बुक इज केप्ट ऑन द टेबल बोला, तो रोहित जो है वो बुक और टेबल का कस्टमरी रेफरेंस बोल रहे हैं कि वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं. अब ठीक है, रोहित वहां से चला गया. नाउ रोहन आया. रोहन ने प्रिया से पूछा, डू यू नो वेयर इज द बुक? तो व्हाट प्रिया सेज इज, यस रोहित टोल्ड मी और रोहित सेड दैट द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल. प्रिया ने क्या करा, रोहित के वर्ड्स को कोट किया. तो जब प्रिया ने इनडायरेक्ट स्पीच में किसी और के वर्ड्स को कोट किया, तो जब प्रिया ये बोल रही है कि रोहित सेड दैट द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, तो वो डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं कर रही है. तो यहाँ पर हुआ वो इनडायरेक्ट रेफरेंस, वो इनडायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करिए. लेकिन ये हुआ कस्टमरी सेंस. कस्टमरी सेंस मतलब क्योंकि जिस तरह से रोहित ने डेजिग्नेट किया उस आइटम को, जिस तरह से रोहित ने रिप्रेजेंट किया उस आइटम को, प्रिया उस आइटम को डायरेक्टली वैसे रिप्रेजेंट करी. तो प्रिया क्या बता रही कि रोहित ने कैसे उस चीज को डेजिग्नेट किया. तो रोहित का सेंस क्या था बुक और टेबल को लेकर, हाउ डिड रोहित डेजिग्नेट द आइटम्स दैट आर केप्ट. तो कस्टमरी सेंस इस जब आप किसी के वर्ड्स को जैसे मान लेते हैं कोट कर रहे, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कस्टमरी सेंस कि आप बता रहे हो कि उसने एक पर्टिकुलर पर्सन ने किस एक्सप्रेशन का यूज किया किसी भी ऑब्जेक्ट को बताने के लिए. तो जब हमारे पास कस्टमरी सेंस है, हमारा रेफरेंस इनडायरेक्ट हो जाएगा. इनडायरेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम थर्ड पर्सन से बता रहे हैं कि थर्ड पर्सन ने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैसे पॉइंट आउट किया. तो जब कस्टमरी सेंस होगा हम इनडायरेक्ट रेफरेंस की बात करेंगे, लेकिन जब कस्टमरी रेफरेंस होगा तब हमारा सेंस कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस इज दैट ऑब्जेक्ट. तो जब रोहित ने प्रिया को बोला कि आई नो द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, उसका रेफरेंस वाज कस्टम, उसने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट किया. अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज आती है कि रेफरेंस और सेंस जो होता है ना, वो एक आइडिया से अलग होता है. हमारा जो एसोसिएटेड आइडिया होता है, हर ऑब्जेक्ट को लेकर हर किसी के पर्सन में कोई ना कोई एक परसीवेबल आइडिया होता है. तो अगर रेफरेंस ऑफ अ साइन इज एन ऑब्जेक्ट परसीवेबल बाय द सेंसेस, तो कोई भी एक साइन है, सेंस है, उसका रेफरेंस क्या है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट. अगर वो रेफरेंस जो है वो परसीवेबल है, object perceivable है, so my idea of it is an internal image arising from memories of sense impressions which I have had and acts both internal and external which I have performed. तो जब हम किसी रेफरेंस को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक इंटरनल इमेज, एक आइडिया उसके साथ एसोसिएट हो रहा है, एक इंटरनल इमेज फॉर्म हो रही है और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं. अब यहाँ पे जो हमारा आइडिया फॉर्म हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर, वो आइडिया हमेशा सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है. सब्जेक्टिव is something जो person to person, situation to situation differ करता है, and objective is something which never differentiates. Objective is as it is, चाहे कोई भी कुछ भी उसके बारे में बोले. तो जो हमारा आइडियाज होते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं. हमारे आइडिया कभी भी दूसरे पर्सन के आइडिया से सेम नहीं होंगे. तो साइंस सेंस, किसी भी साइन का जो सेंस होता है वो कॉमन प्रॉपर्टी हो सकती है and of many and therefore is not a part of a mode of the individual mind. तो जो हमारा सेंस होता है ना, वो हर किसी का एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो हमारे इंडिविजुअल माइंड का नहीं होता है. अब एक जो लैंग्वेज भी जैसे होती है, हम जो लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, लैंग्वेज इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ सेंस. हम लैंग्वेज से क्या करें, हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करें, तो लैंग्वेज भी एक तरह से हमारा सेंस हुआ. तो जो हमारी लैंग्वेज होती है वो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है. इसी तरह से जो सेंस होता है चीजों का, जो साइन होता है, जिस तरह से हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसी भी चीज की एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ताकि हम एक दूसरे से वो समझ सके व्हाट वी आर रेफरिंग टू. तो जैसे कि बुक, ना बुक इज अ सेंस, ठीक है, वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट भी है लेकिन उसका हम बुक है. जैसे कि हम बोलते हैं रस्किन बॉन्ड्स बुक, तो दैट इज अ सेंस. तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो सिर्फ मुझे समझ में आ रही, लेकिन एक बुक को जैसे ही मैंने बुक बोला, आपके माइंड में बुक की जो इमेज आई और मेरे माइंड में जो बुक की इंटरनल इमेज आई, तो हो सकता है वो इमेज भी सेम है, लेकिन उसके बावजूद हम दोनों के आइडियाज जो होंगे बुक को लेकर वो कंप्लीटली डिफरेंट होंगे, क्योंकि मेरे आइडियाज आर माइंड, आपके आइडियाज आर योर्स. तो आइडियाज आर सब्जेक्टिव. तो एसोसिएटेड आइडियाज जो होते हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, और सेंस जो होते हैं वो हमेशा कॉमन
कॉमन होता है. दे आर नॉट प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रास्पिंग द सेम सेंस बट दे कैन नॉट हैव द सेम आइडिया. तो इसका सी डुओ इडियम फैसियंट नॉन एस इडेम, विच इज कि हमारे पास कभी भी सेम आइडिया नहीं हो सकता, ऑल्दो हमारा सेंस जो है वो सेम हो सकता है. तो मान लेते हैं कि दो लोग हैं जो सेम चीज को पिक्चर कर रहे हैं. मैंने हॉर्स बोला, तो अगर एक पेंटर है और एक साइंटिस्ट है, दोनों एक, या फिर एक जूलॉजिस्ट है, दोनों को अगर हॉर्स बोला तो हो सकता है दोनों के इसमें अलग अलग इमेजेस आए हॉर्स की, अलग अलग आइडिया हो हॉर्स का, हो सकता है सेम इमेज भी आए, लेकिन फिर भी दोनों के आइडियाज जो है वो अलग अलग. It is indeed sometimes possible to establish differences in the ideas or even in the sensations of different men, but an exact comparison is not possible because we cannot have both ideas together in the same consciousness. तो हम ऐसा भी नहीं हो सकते क्योंकि एक consciousness का एक idea different ही होगा. The reference of a proper name is the object itself which we designate by its means. तो reference क्या होता है? किसी भी proper name का reference is the actual object जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसको हम designate करते हैं, represent करते हैं by a particular sense. जो idea होता है वो हमेशा subjective होता है, तो reference जो होता है वो objective होता है. आइडिया जो होता है वो पूरी तरीके से सब्जेक्टिव होता है, और उसके बीच में होता है सेंस. तो रेफरेंस विच इज ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट तो वैसा ही रहेगा. हमने जैसे ही बोला तो द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ऑब्जेक्टिव विच इज द रेफरेंस. रेफरेंस इज ऑब्जेक्ट ऑलवेज ऑब्जेक्टिव. द एसोसिएटेड आइडिया और द आइडिया इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, और इस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बीच में है हमारा सेंस, जो कि पूरी तरह से सब्जेक्टिव भी नहीं है लेकिन पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव भी नहीं है. सो इट इज समथिंग इन मिडिल. सेंस जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव के बीच की एक चीज है. अब यहाँ पर हम एक और इसको उससे समझने की कोशिश करते हैं. जैसे कि हमारे पास है एक मून, फिर है एक टेलीस्कोप एंड एक है पर्सन. ठीक है, तो एक मून है. मून क्या है? वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट विच इज द रेफरेंस. अब हमारे पास है टेलीस्कोप. अब टेलीस्कोप में जहां से हम आंख लगा के जिस ग्लास से देखते हैं, तो उस ग्लास पे वो उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फॉर्म होती है. ओके, टेलीस्कोप का जो बेसिकली जहां पर हम हमारी आईज पुट करते हैं और जहां से हम होल से देखते हैं, जो हमारा ग्लास होता है, उस ग्लास पे भी उस मून की एक रिफ्लेक्शन फॉर्म होती है, उसका एक इंप्रेशन फॉर्म होता है. तो एक है हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है विच इज द रेफरेंस द मून, फिर एक है जो टेलीस्कोप के ऊपर इमेज फॉर्म हो रही है, और फिर एक है जो हम देख रहे हैं हमारी आईज की रेटिना पे जो इमेज फॉर्म हो रही है. तो यहाँ पर जो मून है विच इज रेफरेंस, ये ऑब्जेक्टिव है. मून सभी को एक जैसा ही दिखना है, वो एक ही जैसा रहना है, चाहे उसको कोई भी कहीं से भी देखे, दैट इज एब्सोल्युटली ऑब्जेक्टिव. फिर जो टेलीस्कोप के ऊपर हमारी इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज द सेंस. ओके, हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड. एंड फिर उसके बाद जो हमारी आईज पे, हमारी रेटिनास पे जो मून की इमेज फॉर्म हो रही है, दैट इज द आइडिया, दैट इज द सब्जेक्टिव, कंप्लीटली सब्जेक्टिव. क्योंकि हर पर्सन की आई लेवल अलग है, आई फोकस, फोकल लेंथ अलग है, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, एज होता है, सेक्स होता है, जेंडर होता है, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स. तो आई कंपैटिबिलिटी होती है, आई फोकस लेवल, विजन लेवल होता है. तो जो हमारा इमेज फॉर्म होगा मून का, दैट वुड बी कंप्लीटली सब्जेक्टिव. तो विद द हेल्प ऑफ दिस जो है फ्रेगी हमें एक्सप्लेन करता है द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड द सेंस. ओके, तो यहाँ पर अगर एक क्विक से डायग्राम से अगर हम समझने की कोशिश करें, सो लाइक दिस इज द मून विच इज द रेफरेंस. ओके, देन दिस इज द टेलीस्कोप, लेट्स से, एंड दिस इज द आई. ठीक है, जहां पर हमारे पास इमेज फॉर्म हो रही है. ओके, ये हमारी आईज है. सॉरी, देयर इज सम प्रॉब्लम विद दिस. ये है हमारी आईज. नाउ लेट्स से, ठीक है, जो हमारा मून है, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बैड डायग्राम, सो प्लीज, ये हमारा मून है, लेट्स से. ठीक है, जो मून है, मून की एक इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर, और एक इमेज फॉर्म हो रही है हमारी आंख में यहाँ पर. ठीक है, नाउ हियर व्हाट फ्रेगे सेज इज दिस is the reference which is completely subjective in nature.
this is the sense which is middle, which is not objective, not subjective. ये बीच की एक चीज है, ऑब्जेक्टिव भी पूरा नहीं है, सब्जेक्टिव भी पूरा नहीं है. ओके, जो हमारा सेंस होता है. एंड देन दिस हियर, जो यहाँ पर है हमारी आईज में जो मून की इमेज फॉर्म हो रही है, दिस इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव. सो दिस इज बेसिकली द आइडिया, हमारा मून का जो आइडिया है, विच इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव इन नेचर. तो यहां पर दिस इज द रेफरेंस, द एक्चुअल ऑब्जेक्ट विच इज सब्जेक्टिव इन नेचर. दिस इज द टेलीस्कोप, यहाँ पे जो मून की इमेज फॉर्म हो रही है, दिस इज द सेंस. हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड? ये ऑब्जेक्टिव भी नहीं है, सब्जेक्टिव भी नहीं है. ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव है, समथिंग इन मिडिल. ठीक है ना, कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है ना कंप्लीटली सब्जेक्टिव है. एंड देन जो मून की इमेज फॉर्म हो रही है हमारी आंख में, दैट इज आवर आइडिया विच इज कंप्लीटली सब्जेक्टिव इन नेचर. आई एम सॉरी, आई हैव रिटन हियर सब्जेक्टिव, दिस शुड एक्चुअली बी ऑब्जेक्टिव. जो रेफरेंस है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है. एंड हियर ये मून की इमेज हमारी आंख में, दिस इज अ वेरी बैड ड्रॉइंग, आई एम सो सॉरी गाइज, दिस इज सो बैड. बट सो मैं एक बार और बता दूं यहाँ पर, दिस इज द रेफरेंस ऑब्जेक्टिव, द आइडिया सब्जेक्टिव, सेंस ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव. सो दैट इज हाउ Frege tells us, the difference between a reference, the associated idea, and the sense. तो sense, idea, and reference इन तीनों के बीच में what is the difference? मतलब he differentiates basically, क्योंकि what he's doing is he is explaining the sense. तो सेंस में वो हमें समझा रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस, कि हमें सेंस को आइडिया के साथ नहीं मिक्स करना है. जो सेंस है हमें किसी और चीज के साथ उसको मिक्स नहीं करना है. वो साइंस से अलग है, वो आइडिया से अलग है, एवरीथिंग. तो दिस होल, ये जो यहाँ पर हमने पूरा ये पैराग्राफ है, दिस इज बेसिकली दिस होल थिंग ओनली, जो मैंने आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया. आप यू कैन रीड दिस, इट विल बी मच मोर क्लियर फॉर यू. अ प्रॉपर नेम, वर्ड, sign combination expression expresses its sense, stands for or designates its reference. तो एक proper name जो है वो उसका sense बताता है, लेकिन वो हमेशा reference को point out कर रहा होता है. तो by means of a sign we express its sense and designates its reference. तो एक sign, एक proper name, एक name जो है हम उसका sense express करते हैं और उसके ऑब्जेक्ट को डेजिग्नेट करते हैं, उसका रेफरेंस को पॉइंट आउट करते हैं. ओके, द थॉट अकॉर्डिंगली कैन नॉट बी द रेफरेंस ऑफ द सेंटेंस बट मस्ट रादर बी कंसिडर्ड एज द सेंस. जो अब हम बात कर रहे हैं थॉट की. अब थॉट हमने फ्रेगे के आर्टिकल में पहले ही पढ़ा था, द थॉटोलॉजिकल इंक्वायरी की. जो थॉट है वो एक ऑब्जेक्टिव चीज है जो आउटसाइड अ पर्सन माइंड लाई कर रहा है. थॉट जो है वो हमारा आइडिया नहीं है, वो सब्जेक्टिव नहीं है, वो एक ऑब्जेक्टिव चीज है. थॉट डज नॉट चेंज, अनचेंजेबल है, इट इज टाइमलेस, वो वैसे के वैसा, इट इज इटर्नल, नॉट इटर्नल बट इट इज टाइमलेस. तो थॉट एक ऑब्जेक्टिव चीज है जो आउटसाइड अ पर्सन माइंड लाई कर. आउटसाइड अ पर्सन माइंड मतलब हम उसको परसीव करें या ना करें, वो थॉट वैसे के वैसे लाई कर रहा है. तो sentences having sense but no reference and sentences which contain proper names without reference will be of this kind. तो जैसे हमने words में देखा था, वैसे ही अब फ्रेगे जो है वो sentence पे move कर रहा है. तो जो sentences होते हैं उनमें भी sense हो सकता है, but उनमें जरूरी नहीं कोई reference हो ही हो. जैसे कि ये एक sentence है, which the sentence Odysseus was set ashore at Ithaca while sound asleep has a sense, but it does not have a reference. क्यों? क्योंकि Odysseus is not a real person. Odysseus एक कैरेक्टर है. तो Odysseus जो है वो एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बट सिर्फ एक सेंस है कि Odysseus, बेसिकली ये सेंटेंस की बात करें, नॉट द ऑब्जेक्ट, कि जो सेंटेंस है Odysseus was set ashore at Ithaca while sound asleep, ये एक इस सेंटेंस का सेंस है, बट दिस सेंटेंस डज नॉट हैव अ रेफरेंस. ओके, सो बाय थॉट, व्हाट इज थॉट? एक सब्जेक्टिव चीज नहीं है, बट इट्स एन ऑब्जेक्टिव कंटेंट विच इज केपेबल ऑफ बीइंग द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल थिंकर्स. तो बहुत सारे लोगों को सेम थॉट हो सकता है लेकिन सेम आइडिया नहीं हो सकता. अगर आपको थॉट एंड आइडिया के बीच में डिफरेंस समझना है जो फ्रेगे बोलते हैं, यू कैन डेफिनेटली गो टूवर्ड्स द प्लेलिस्ट, जहां पर मैंने
तो थॉट अ लॉजिकल इंक्वायरी फ्रेगे के आर्टिकल को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सेमेस्टर 5 में हमने डिस्कस किया है एनालिटिकल फिलोसफी में. So you can always go and check out that particular video. Now it is the striving for truth that derives us always to advance from the sense to the reference. हम हमेशा जब भी हमें और जानना होता है, हमें और नॉलेज चाहिए, when we strive for truth, तब we move from the sense to the reference of anything. हमें उस एक्चुअल ऑब्जेक्ट तक पहुंचना होता है. हमने वो स्टैब्लिश तो कर लिया, ठीक है, हमने स्टैब्लिश कर लिया द सेलेस्टियल बॉडी मोस्ट डिस्टेंट फ्रॉम द अर्थ, हमने ये सेंस तो स्टैब्लिश कर लिया, लेकिन अब हम इसके ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करें कि ऐसी कौन सी बॉडी है जो अर्थ से सबसे ज्यादा दूर है. और ये तभी पॉसिबल है जब हम पूरे यूनिवर्स या हमारे यूनिवर्स के बाहर भी जितनी स्पेस, जितना सब कुछ जो कुछ एग्जिस्ट करता है, जब तक हम पूरा ग्रास्प ना कर ले तब तक हम उस मोस्ट डिस्टेंट बॉडी तक नहीं पहुंच सकते. We are therefore driven into accepting the truth value of a sentence as constituting its reference. By the truth value of a sentence, I understand the circumstance that it is true or false. There are no further truth values. तो एक ऐसा सेंटेंस, ठीक है, अब एक सेंटेंस है, उसके रेफरेंस बहुत सारे हो सकते, उसके सेंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसका रेफरेंस एक ही रहेगा. और अगर रेफरेंस एक ही है तो उसका ट्रूथ वैल्यू एक ही रहेगा, उसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी. जैसे कि हमने द थॉट में भी पढ़ा था, मैं आपको उससे एक एग्जांपल लेती हूँ. हमने बोला था डॉक्टर गुस्ताव की हमने बात करी थी, या फिर Dr. Gustav, I'm not remembering the surname that he's using. Let's use the surname Leibniz, Dr. Gustav Leibniz. Now let's say एक sentence है Dr. Gustav lives in a red colored house, ठीक है, and दूसरा sentence है Dr. Leibniz lives in a, या let's say Gustav Leibniz lives in a red colored house and let's say Dr. Leibniz lives in a red colored house. अब यहाँ पे Gustav Leibniz lives in a red colored house and Dr. Leibniz lives in a red colored house, दोनों के रेफरेंस सेम है. रेफरेंस इज हु? डॉक्टर गुस्ताव लाइबनीज, जो पर्सन है गुस्ताव, ही द रेफरेंस, द ऑब्जेक्ट, द पर्सन इज सेम, लेकिन दोनों के सेंस अलग अलग है, क्योंकि एक में हम एक में हम गुस्ताव लाइबनीज बोल रहे हैं, एक में हम डॉक्टर लाइबनीज का यूज कर रहे हैं. तो दोनों के सेंस डिफरेंट है, दोनों का रेफरेंस सेम है. तो ऐसे में कितने भी सेंस डिफरेंट क्यों ना हो, अगर रेफरेंस हमारा सेम है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू भी हमेशा सेम रहेगी. दोनों सेंटेंसेस ट्रू है. गुस्ताव लाइबनीज भी रेड कलर्ड हाउस में रहते हैं, डॉक्टर लाइबनीज भी रेड कलर्ड हाउस में रहते हैं, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द सेम पर्सन. अ ट्रूथ वैल्यू कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ थॉट एनी मोर देन say the sun can, for it is not a sense but an object. So if our supposition, तो जो एक truth है, जो truth value जो है, it cannot be the thought. Thought can be the sense but thought cannot be the reference, and जो truth है वो part of thought नहीं हो सकता, but it is only a part of the object reference. तो हम thought को associate करते हैं sense के साथ and truth value को associate करते हैं reference के साथ. If our supposition that the reference of a sentence is its truth value is correct, the latter must remain unchanged when a part of the sentence is replaced by an expression having the same reference. तो अब जैसे कि अपने एग्जाम्पल दिया गुस्ताव लाइबनीज एंड डॉक्टर लाइबनीज, उसका सेंस अलग हो सकता है, लेकिन अगर जब तक उसका रेफरेंस सेम है उसकी ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं होगी. ट्रूथ वैल्यू मतलब या तो ट्रू या फिर फॉल्स. व्हाट एल्स बट द ट्रूथ वैल्यू कुड बी फाउंड दैट बिलोंग्स क्वाइट जनरली टू एवरी सेंटेंस इफ द रेफरेंस इज रेलेवेंट एंड रिमेन्स अनचेंज. अगर रेफरेंस सेम है तो हर सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी, भले ही उसके कितने भी डिफरेंट सेंस क्यों ना हो, जो अभी हमने गुस्ताव लाइबनीज एंड डॉक्टर लाइबनीज के केस में देखा. जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली, नरेंद्र मोदी लिव्स इन दिल्ली. तो ये दोनों चीजें, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली एंड नरेंद्र मोदी लिव्स इन दिल्ली, ये दोनों डिफरेंट सेंस है, लेकिन रेफरेंस इज द सेम एंड इसलिए दोनों की ट्रूथ वैल्यू इज द सेम. If now the truth value of a sentence is its reference, then on the one hand all true sentences have the same reference and on the other hand do all false sentences. From this we can see that in the reference of the sentence all that is specific is obliterated. We can never be concerned only with the reference of a sentence, but again the mere thought alone yields no knowledge, but only the thought together with its reference, that is its truth value. The thought which corresponds to the sense or the truth value which corresponds to the reference. तो सिर्फ थॉट कुछ नहीं बताएगा, थॉट टुगेदर विद द रेफरेंस, क्योंकि सिर्फ सेंस से हमें कुछ नहीं पता चलेगा. सेंस व्हेन पुट टुगेदर विद द रेफरेंस, व्हेन पुट टुगेदर विद द ऑब्जेक्ट, उससे हमें किसी सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू पता चलेगी. तो जो ट्रूथ वैल्यू है वो दोनों चीजों पर डिपेंड करेगी, रेफरेंस पे भी और सेंस पे भी. द सपोजिशन दैट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंस इज इट्स रेफरेंस shall now be put to further test. We have found that the truth value of a sentence remains unchanged when expression is replaced by another having the same reference, but we have not yet considered the case in which the expression to be replaced is itself a sentence. Now if our view is correct,
The truth value of a sentence containing another as part must remain unchanged when the part is replaced by another sentence having the same truth value. तो अब मान लो कि जब हम एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में हम लोग जो हमने जैसे बोला था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी, हम ये दो एक्सप्रेशंस को एक ही सेंटेंस में चेंज करें, ठीक है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली, द नरेंद्र मोदी लिव्स इन दिल्ली. यहाँ पे लिव्स इन दिल्ली के साथ हमने भले ही हमने प्राइम मिनिस्टर यूज किया हो या नरेंद्र मोदी यूज किया हो, उसका ट्रूथ वैल्यू चेंज नहीं होता है. लेकिन अब हम देखते हैं देयर इज अ पर्सन हु वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हु इज करंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. So there is a person who was chief minister of Gujarat. Sorry, there is a person who was the chief minister of Gujarat and is currently the prime minister of India, lives in Delhi. अब यहाँ पर हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने जो पूरा एक्सप्रेशन है नरेंद्र मोदी, उसको एक सेंटेंस के साथ चेंज करा है. हमने उसको द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दूसरे एक्सप्रेशन के साथ नहीं, बल्कि एक सेंटेंस के साथ चेंज करा है. वो सेंटेंस क्या है, द पर्सन हु वाज आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड इज करंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ये हमने इस पूरे सेंटेंस के साथ चेंज किया. तो जब तक ये सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू सेम है, भले ही हम उसको दूसरे सेंटेंस के साथ चेंज करें, उसकी ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी. इफ आवर व्यू इज करेक्ट, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ सेंटेंस कंटेनिंग अनदर एज पार्ट मस्ट रिमेन अनचेंज्ड व्हेन द पार्ट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर सेंटेंस हैविंग द सेम ट्रूथ वैल्यू. क्योंकि नरेंद्र मोदी लिव्स इन इंडिया एंड देयर इज अ पर्सन हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड हु इज करंटली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये लिव्स इन दिल्ली. तो ये जो ये वाला पार्ट है, द पर्सन चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, ये वाला सेंटेंस इज ऑल्सो ट्रू. तो इस वजह से इस सेंटेंस को जब हमने लिव्स इन दिल्ली सेंटेंस में पुट किया, तो पूरे सेंटेंस की ट्रूथ वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड. Exceptions are to be expected when the whole sentence or its part is direct or indirect quotation. For in such cases, as we have seen, the words do not have their customary reference. In direct quotation, a sentence designates another sentence and an indirect quotation a thought. तो जब हम डायरेक्टली कोट कर रहे हैं तो सेंटेंस डेजिग्नेट्स अनदर सेंटेंस एंड इनडायरेक्ट कोटेशन अ थॉट. Now that is the case of the first kind. The reference of the subordinate clause is in fact the thought can also be recognized by seeing that it is indifferent to the truth value of whether the subordinate clause is true or false. जैसे कि for instance the two sentences, Copernicus believes that the planetary orbits are circles and Copernicus believes that the apparent motion of the sun is produced by the real motion of the earth. One subordinate clause can be substituted for the other without harm to the truth. The main clause and the subordinate clause together have as their sense only a single thought and the truth of the whole includes neither the truth nor the untruth of the subordinate clause. तो अब यहाँ पर जब हम subordinate और whole clauses की बात करें, तो जो subordinate clauses होते हैं वो कौन से clauses हैं जो कहीं ना कहीं dependent है on the main clause, वो incomplete है बिना main clause के. तो subordinate clause जो है वो क्योंकि सिर्फ एक पार्ट है, वो एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है. सो जैसे कि दैट द प्लैनेटरी ऑर्बिट्स आर सर्कल्स, ये है कोपरनिकस बिलीव्ड दैट, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. तो यहाँ पर कोपरनिकस बिलीव दैट इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. और दूसरा हमारे पास क्लॉज क्या है, द अपैरेंट मोशन ऑफ द सन इज प्रोड्यूस्ड बाय द रियल मोशन ऑफ द अर्थ, या फिर प्लैनेटरी ऑर्बिट्स आर सर्कल्स. तो कोपरनिकस बिलीव दैट एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसका खुद का कोई ट्रूथ वैल्यू नहीं है, ना तो ये ट्रू है ना ये अनट्रू है. इन सच केसेस इट इज नॉट परमिसिबल टू रिप्लेस वन एक्सप्रेशन इन द सबऑर्डिनेट क्लॉज बाय अनदर हैविंग द सेम कस्टमरी रेफरेंस, बट ओनली बाय वन हैविंग द सेम इनडायरेक्ट रेफरेंस, दैट इज द सेम कस्टमरी सेंस. इफ समबडी वर टू कंक्लूड द रेफरेंस ऑफ अ सेंटेंस इज नॉट इट्स ट्रूथ वैल्यू, फॉर इन दैट केस इट कुड ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेंटेंस ऑफ द सेम ट्रूथ वैल्यू. ही वुड प्रूव टू मच. वन माइट. तो अब अगर जैसे अगर कोई ये क्लेम करे कि जो ट्रूथ वैल्यू है किसी सेंटेंस का वो तो सिर्फ उसके रेफरेंस को बिलोंग करता है, उसमें सेंस इंक्लूड नहीं होता है, तो ऐसे तो हम किसी भी सेंटेंस में किसी दूसरे एक्सप्रेशन को पुट कर ले जिसकी सेम ट्रूथ वैल्यू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंटेंस फिर भी ट्रू ही रहेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज ट्रू दैट, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हमारा ट्रू है दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिव्स इन दिल्ली, एंड हमारे पास दूसरा एक और ट्रूथ है दैट लेट्स से द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, अब हम ये नहीं बोल सकते इसमें, अब इसमें जो हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात लिव्स इन द चीफ मिनिस्टर ऑफ once the chief minister of Gujarat is now the prime minister of Delhi, and फिर हम the prime minister of India, and फिर हम दूसरी तरफ यूज करें the prime minister of India lives in Delhi. तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दोनों जगह यूज हो रहा है, तो वंस द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात like the chief minister of Gujarat now lives in Delhi. So it's
काइंड ऑफ लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात लिव्स इन दिल्ली. हम ये सब्सटीट्यूशन यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी ट्रूथ वैल्यू चेंज रहेगी बिकॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात डज नॉट लिव इन दिल्ली. तो इट्स लाइक कि जो ट्रूथ वैल्यू है किसी भी सेंटेंस की वो सिर्फ उसके रेफरेंस को नहीं पॉइंट करती है, सिर्फ रेफरेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, लेकिन अलोंग विद द रेफरेंस सेंस को भी बिलोंग करती है. तो रेफरेंस ऑफ अ सेंटेंस इज नॉट इट्स ट्रूथ वैल्यू. इन दैट केस इट कुड ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय अनदर सेंटेंस ऑफ द सेम ट्रूथ वैल्यू. ही वुड प्रूव टू मच. One might just as well claim that the reference of morning star is not Venus, since one may not always say Venus is in the place of morning star. One has the right to conclude only that the reference of a sentence is not always its truth value, and that morning star does not always stand for the planet Venus, whiz when the word has its indirect reference. An exception of such a kind occurs in the subordinate clause, just considered, which is thought as its reference. Now, a subordinate clause with that after command, ask, forbid would appear in direct speech as an imperative. Such a clause has no reference but only as a sense. तो जब हम imperative sentences की बात करते हैं, imperative sentences command request जो है उनका कोई reference नहीं होता है, उनका एक indirect reference होता है, उनका एक sense होता है. जब हम sentences बोलते हैं जैसे come down, come in, sit down, तो इनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ इनका एक सेंस है. सो यू नो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैव अ सेंस बट डोंट हैव अ रेफरेंस. So hence in subordinate clauses, depending upon command, ask, etc., words have their indirect reference. The reference of such a clause is therefore not a truth value but a command. तो ऐसे जो sentences या clauses होते हैं उनका reference कोई object नहीं होता है, कोई truth value नहीं होती, because come in cannot be true or false. It is just a command, एक request है. You know, we are asking something, we are requesting something. तो जो imperative sentences होती हैं उनकी कोई truth value नहीं होती है और उनके कोई reference नहीं होता है. They have only as their sense. Okay, adjective clauses also serve to construct compound proper names, although unlike noun clauses, they are not sufficient by themselves for this purpose. These adjective clauses are to be regarded as equivalent to adjectives. Instead of the square root of 4, which is smaller than 0, one can also take the negative square root of 4. We have here the case of a compound proper name constructed from the expression for a concept with the help of a singular definite article. This is at any rate permissible if the concept applies to one and only one single object. तो हमने देखा एडजेक्टिव क्लॉजेस के बारे में जिसमें हम कंपाउंड प्रॉपर नेम्स का यूज करते हैं, तो उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो हम दो तरह से उसको बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 विच इज स्मॉलर देन 0 एंड द नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4. ये एडजेक्टिव क्लॉजेस है, दे आर डिफाइनिंग, दे आर डिस्क्राइबिंग, जो एडजेक्टिव होते हैं हमारे. फिर expressions for concepts can be so constructed that marks of a concept are given by adjective clauses, as in our example by the clause which is smaller than 0. It is evident that such an adjective clause cannot have a thought as sense or a truth value as reference any more than the noun clause could. Its sense, which can also be expressed in many cases by a single adjective, is only a part of a thought. Here, as in the case of the noun clause, there is no independent subject and therefore no possibility of reproducing the sense of the subordinate clause in an independent sentence. तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कि which is smaller than 0. Now ये हमने ऊपर adjective clause का पार्ट देखा, which is smaller than 0, the square root of 4 which is smaller than 0. तो ये जो which is smaller than 0 ये एक independent sentence नहीं हो सकता, इसलिए इसका independent sense नहीं हो सकता. इसका sense सिर्फ तभी होगा जब हम इसको किसी proper sentence में put करेंगे, क्योंकि ये एक independent expression है जिसका अपने आप में कोई meaning नहीं है. That is why it does not have a sense. Places, instants, stretches of time are logically considered objects. Hence, the linguistic designation of a definite place, a definite instant, or a stretch of time is to be regarded as a proper name. Now, adverbial clauses of place and time can be used for the construction of such a proper name in a manner similar to that which we have seen in the case of noun and adjective clauses. तो हमने देखा noun clauses, हमने देखे adjective clauses, उसी तरीके से adverbial clauses जिनमें की जो places है, instance है, ये एक तरह से proper names है. तो उसी तरह से जो expressions for concepts bringing in places etc. can be constructed. It is to be noted here also that the sense of these subordinate clauses cannot be reproduced in an independent sentence. तो जैसे हमने adjective clauses का देखा, हमने noun clauses का देखा, adverbial clauses में भी हम उसको independently नहीं देख सकते, उसको हमें किसी sentence के थ्रू ही express करना पड़ेगा. क्यों? बिना एडवर्बियल क्लॉसेस के भी हम सेंस को कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेस या टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बिना हम उसके प्लेस टाइम इंडिकेट करें, फॉर एग्जाम्पल यू नो द क्लास is in room number 250. Okay, now let's say the class is in room number 25. Let's say this is a sentence. Now यहाँ पे
okay, this may be a complete sense in itself, लेकिन अगर the class no, let's take this sentence. For example, the class to be held tomorrow is in room number 150. नो यहाँ पे जो टू बी हेल्ड टुमारो है ये एक एडवर्बियल क्लॉज है, जो कि टू बी हेल्ड टुमारो इज नॉट, इज कैनॉट बी एन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. टू बी हेल्ड टुमारो अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, लेकिन द क्लास टू बी हेल्ड टुमारो इज इन रूम नंबर 25. तो यहाँ पे टू बी हेल्ड टुमारो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द क्लास इज इन रूम नंबर 25. नाउ विच क्लास, व्हेन इज द क्लास, वी डोंट नो. कोई समझ लेगा कि राइट नाउ देयर इज अ क्लास जिसके लिए इट इज इन रूम नंबर 25. सो जो एडवर्बियल क्लॉजेस होते हैं उसमें प्लेसेस होती हैं, इंस्टेंसेस ऑफ टाइम होता है, जैसे इज इन रूम नंबर 25. तो ये जो रूम नंबर 25 है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एन एडवर्बियल क्लॉज. अब इज इन रूम नंबर 25 ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, लेकिन दिस इज इम्पोर्टेंट अगर हमें उस सेंटेंस का सेंस कंप्लीट करना हो. तो बिना ये प्लेस के, बिना टाइम के भी उनके सेंसेस पूरे नहीं होते. ऐसे सेंटेंसेस जिसमें टाइम हमें इंडिकेट करना जरूरी है. If an instant of time is to be definitely indicated in both conditional and dependent clauses, this is often achieved merely by using the present tense of the verb, which is in such a case, however, does not indicate the temporal present. This grammatical form is then the indefinite indicator in the main and subordinate clauses. An example of this is when the sun is in the Tropic of Cancer, the longest day in the northern hemisphere occurs. Here also it is impossible to express the sense of the subordinate clause in a full sentence, because this sense is not a complete thought. If the sun is in the Tropic of Cancer, this would refer to a present time and thereby change the sense. तो अब अगर बोले तो क्लास इज इन रूम 25, यहाँ पर अगर हम बोले तो क्लास इज इन रूम 25, तो ये है तो प्रेजेंट टेंस की चीज होगी कि अभी कोई क्लास है और वो रूम नंबर 25 में. और अगर हम बोले तो क्लास टू बी हेल्ड टुमारो इज इन रूम नंबर 25, ये एक कंप्लीट सेंस है, क्योंकि कंप्लीट थॉट है, क्योंकि ये हमें बता रहा है विद प्लेस को कब चीज करना है बेसिकली. जस्ट एज लिटिल is the sense of the main clause a thought, only the whole composed of main and subordinate clauses has such a sense. It may be added that so several common components in the antecedent and consequent clauses may be indefinitely indicated. तो adverbial clauses जैसे जो होते हैं, जो places और time of instances express करते हैं, these are also important. So now after discussing all of this, when the subordinate clause does not stand for a truth value and as much as it expresses only a part of a thought, when the subordinate clause does not stand for a truth value but is not restricted in so doing as much as its sense includes one thought and part of another. So this is basically कि we have in a way completely grasped जो कुछ फ्रेगे सेंस के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं. एंड इट इज कि जब a इक्वल्स टू a एंड a इक्वल्स टू b, इनके डिफरेंट कॉग्निटिव वैल्यूज है, क्योंकि एक a पोस्टीरियरी है, एक a प्रायोरी है. द एक्सप्लेनेशन इज दैट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज, द सेंस ऑफ द सेंटेंस, द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय इट इज नो लेस रेलेवेंट देन इट्स रेफरेंस, दैट इज द ट्रूथ वैल्यू. अगर a इक्वल्स टू b को देखें तो इसमें जो b है और a है उनका रेफरेंस सेम है, उनका सेंस अलग अलग है. तो a इक्वल्स टू a एंड a इक्वल्स टू b किस तरह से डिफर करते हैं कि a इक्वल्स टू b जो है वो एक a पोस्टीरियरी सेंटेंस है, एक एनालिटिकल प्रोपोजिशन नहीं है. एनालिटिक प्रोपोजिशन ना हो कि a पोस्टीरियरी प्रोपोजिशन है, क्योंकि हमें बता रहा है, ये एक एडिशन दे रहा है. दिस इज इन्फॉर्मिंग एज समथिंग एल्स, दैट इज दैट there is a reference, there is an object, इसके दो नाम है, a भी है और b भी है. So this is how Frege differentiate between the sense and the reference.